दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 जो अपनी वन लाइनर पुस्तक है उसके माध्यम से आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, स्थिति वीडियो बनाने की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो मेरी हैबिट में है कि मुझे मना नहीं किया जा सकता। तो मैं कल भी कोशिश की, मैंने कल नहीं बना पाया, तो आज मैंने सोचा कि स्थानीय स्वशासन वाला वीडियो मैं और बना देता हूँ आपके लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और मैं कोशिश करूँगा लास्ट टाइम के अंदर, ये बूस्टर वाला काम तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शायद 24 तारीख को मैं कोशिश करूँगा शाम को 2.5-3 घंटे की क्लास लेकर पूरी एसएसटी के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको एक बार रिवाइज करवा दूँ आपको। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है शासन के निचले स्तर में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा करना देना। विकेंद्रीकरण क्या होता है भाई, कि जो मतलब जो अपनी शक्ति होती है ना उसको बहुत सारे लोगों के अंदर बांटना। तो विकेंद्रीकरण के लिए ही स्थानीय स्वशासन है उसकी स्थापना की गई थी, और इसके तहत ही पंचायती राज और इसके तहत नगर निकायों की स्थापना की गई थी। संविधान के अंदर कौन सा शब्द इनके लिए काम में आया, प्रयुक्त हुआ है, तो स्थानीय शासन शब्द काम में आया है। गांव और जिला स्तर का शासन है वो स्थानीय शासन कहलाता है। आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन स्थानीय शासन है। आम लोगों की भागीदारी होती है इसके अंदर। स्थानीय शासन का विषय क्या होता है, यानी किन किन चीज़ों के ऊपर कार्य किया जाता है स्थानीय शासन में। इसमें आम नागरिक की समस्या और उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इनसे संबंधित विषय होता है इसका। जैसे अपने भाई पानी, बिजली और अपने जो अपने सड़क वगैरह हैं, जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं स्थानीय शासन का मुख्य विषय होती हैं। अब बात करते हैं आगे हम पंचायतों को वित्तीय स्वायत्ता। अगर वित्तीय स्वायत्ता की बात आए तो आंसर आएगा 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो, यानी पंचायतों को वित्तीय स्वायत्ता है 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो ने प्रदान की। जबकि लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित करके पूरे देश के अंदर तालुका व जिला बोर्ड यानी कि मुकामी बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था 1882 के अंदर। और इसी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का इनको जनक माना जाता है, और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को ही कहा जाता है। यानी दो प्रश्न है यहाँ पर जो अपने को से संबंधित करके याद करने हैं। एक तो पंचायतों को वित्तीय स्वायत्ता किसने प्रदान की, लॉर्ड मेयो ने, ठीक है, जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और दूसरा है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, अधिकार पत्र किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके पूरे देश में तालुका व जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है। पंचायती राज व्यवस्था, देखो भाई, स्थानीय स्वशासन का जनक है वो तो आ जाएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था के जनक की बात आएगी तो उसमें बलवंत राय मेहता नाम आएगा, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन है वो 1957 में किया था, और 1959 के अंदर उन्हीं की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, इसलिए उनको पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। द्वैत शासन प्रणाली जो 1919 के अंदर जो अधिनियम आया था अपना, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसके अंदर द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। तो उसके तहत यानी प्रांतों के अंदर, तो उसके तहत स्थानीय स्वशासन को किस में रखा गया था, हस्तांतरित विषयों के अंदर रखा गया था। दो प्रकार के विषय थे, दो प्रकार की सूची तैयार थी, आरक्षित विषयों की, एक हस्तांतरित विषयों की। तो आरक्षित विषय के ऊपर तो अगर कोई भी फैसला लेना होता, निर्णय लेना होता, तो वह जो वहाँ के गवर्नर होते थे वो अपने कार्यकारिणी की मदद से लेते थे। जबकि जो हस्तांतरित जो अपने विषय थे, इनके ऊपर जो भी वही कानून वगैरह बनाने होते थे, वह जो वहाँ की विधान परिषद वगैरह होती थी उनके अंडर में ये चीज़ें आती थी। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। जैसे अपने जो भी अपने प्रशासन से जो भी कार्य हैं उनको हम 3 सूचियों में बांटते हैं। जो भी भाई अपनी शक्तियाँ होती हैं उनको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस हिसाब से स्थानीय स्वशासन है वह राज्य सूची का विषय है। इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के विधानमंडल को है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, यानी कि पंचायतों का गठन की बात है वो कौन से नीति निर्देशक तत्व के अंदर है, तो अनुच्छेद 40 के अंदर, यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंदर इस चीज़ का वर्णन है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में कदम उठाएगा। अब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, क्या है, वो टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को, महात्मा गांधी जी की जयंती वाले दिन 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद करना है अपने को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ, जबकि पंचायती राज का गठन है 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था बगदरी नागौर से।
अगला प्रश्न हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखो ये अपने जो स्थानीय स्वशासन है ना, इसके पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ये अपने को याद करना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 2 अक्टूबर 1952 को ये आरंभ हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। स्थानीय शासन के मसले को संविधान में उचित महत्व नहीं मिला, जिसका कारण है, भाई देखो प्रश्न को समझो। स्थानीय शासन के मसले को संविधान में उचित महत्व नहीं मिला, उचित महत्व नहीं दिया गया स्थानीय शासन को। क्यों नहीं दिया गया, क्या कारण है? तो इसके कारण हम पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। देखो एक तो देश विभाजन के कारण, देश का विभाजन हुआ था, सांप्रदायिक दंगे हुए थे और अपना देश दो भागों में बटा था, भारत पाकिस्तान में। इस वजह से जो देश के जो संविधान निर्माता थे, उनका मानना यह था कि केंद्र को मजबूत बनाया जाए ताकि देश के अंदर एक प्रकार की एकता स्थापित हो सके और एक हाथ में पावर हो थोड़ी सी। अगर क्योंकि पहले देश के दो बंटवारे हुए थे, तो इनको ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा लगता था कि अति स्थानीयता है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। अति स्थानीयता का मतलब हो गया कि अगर स्थानीय जो जनता है उनको अगर ज़्यादा अधिकार दे देंगे, तो फिर दोबारा जिस प्रकार देश के अभी अपने दो टुकड़े हुए हैं, तो इस हिसाब से और ज़्यादा भागों के अंदर देश बढ़ सकता है। तो इसलिए राष्ट्र की अखंडता को वो अति स्थानीयता को उसके लिए खतरा मानते थे। इसके लिए वो केंद्र को मजबूत बनाने के पक्ष में थे। अंबेडकर के अनुसार ग्रामीण भारत में जाति पाति का बोलबाला है। अब भीमराव अंबेडकर जी थे वो, भाई ये जो अपनी SC ST वाली कास्ट हैं, जो अपने बिल्कुल पिछड़े हुए जिनको हम दलित वर्ग कह सकते हैं, इनके वो ज़्यादा हिमायती थे। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर हम स्थानीय स्वशासन को ज़्यादा महत्व देंगे गाँव के अंदर, तो गाँव के अंदर पहले ही जाति पाति का बोलबाला है और स्थानीय शासन के अंदर तो बिल्कुल उद्देश्य खत्म हो जाएगा और ये जो पिछड़ी जातियाँ हैं, इनको जो स्वर्ण जाति वाले हैं वो और दबा के रखेंगे, अपना दबदबा रखेंगे। इसलिए केंद्र को मजबूत करना चाहिए। इस वजह से संविधान के अंदर स्थानीय शासन को ज़्यादा महत्व नहीं मिला। अब हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। भाई सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, पहले इनकी डेट याद कर लेते हैं, इनके बारे में विस्तृत यानी इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या चीज़ है वो हम बाद में देखेंगे उसको। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। 1959 के अंदर इसी की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। 1962 के अंदर के संतानम समिति, 1964 के अंदर सादिक अली समिति और 1977 के अंदर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं के की भाई इन्होंने क्या की थी, सिफारिश की थी और पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष इन्होंने रखने की सिफारिश की थी। VK राव समिति 1985, ML सिंघवी समिति 1986, इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी और PK थुंगन समिति 1988, इन्होंने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। तो ये कुछ अपने को डेट याद करनी है। ये फिर दोबारा से देख लें हम। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है। उसके बाद में संतानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता 1973, VK राव समिति 1985, ML सिंघवी 1986 और PK थुंगन 1988। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि समिति ने क्या सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया था, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड स्तर के ऊपर पंचायत समिति और जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद, और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था त्रिस्तरीय। तो इन्होंने ये ध्यान रखना है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सबसे पहले सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था और इसी वजह से इनको पंचायत राज व्यवस्था के जनक कहते हैं, बलवंत राय मेहता को, क्योंकि इन्हीं की सिफारिश के आधार पर पंचायत राज व्यवस्था का गठन किया गया था 1959 में। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत होनी चाहिए, पंचायत समिति स्तर से मानी थी इन्होंने। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। अशोक मेहता समिति, सबसे पहले डेट ध्यान करनी 1973 के अंदर, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के गठन की बात कही थी, उसी को अगर देखा जाए तो अशोक मेहता ने केवल द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी कि केवल 2 स्तर होना चाहिए। इनका मानना था कि एक तो जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद होना चाहिए और दूसरा मंडल स्तर के ऊपर मंडल पंचायत होनी चाहिए। अगला है जिला परिषद के समस्त कार्यों, भाई यहाँ पे है ना थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पर मंडल स्तर नहीं, यहाँ पर ग्राम स्तर आएगा। इन्होंने 20 का जो स्तर है उसको इन्होंने हटाया है। अगला है हमारा पॉइंट, इन्होंने एक जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु इन्होंने सिफारिश दी कि उसको बनाया जाए। राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जाए। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान के अंदर जो मध्यवर्ती स्तर उच्च स्तर है अपने पंचायत राज व्यवस्था का, पंचायत समिति और जिला परिषद, वहाँ पर तो राजनीतिक दल है वो अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, जबकि जो निम्न स्तर अपना ग्राम पंचायत वाला, वहाँ पर राजनीतिक दल हैं वो चुनाव नहीं लड़ते, उनके चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। जबकि इन्होंने राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति देने की सिफारिश की थी।
एक इन्होंने पंचायतों के लिए पृथक वित्त निगम की स्थापना की बात कही थी और पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष बताया था। तो अपने को दो चीज़ें याद करनी है अशोक मेहता समिति में कि 1977 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के ढांचे की इन्होंने सिफारिश की थी और 4 वर्ष का कार्यकाल, यानी दो दूनी चार, द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी और कार्यकाल इन्होंने 4 वर्ष हो पंचायतों का, ऐसी सिफारिश की थी। वी के राव समिति, देखो इनका 4 दूनी 8 आएगा। वी के राव समिति 1985 के अंदर इनका गठन हुआ था। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं के गठन की बात की थी। इन्होंने कहा था कि राज्य स्तर के ऊपर भी राज्य विकास परिषद होनी चाहिए और जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद होनी चाहिए और मंडल स्तर के ऊपर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम सभा, यानी इन्होंने राज्य स्तर को भी शामिल कर लिया था। तो वी के राव समिति 1985 ने एक तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था और दूसरा इन्होंने पंचायतों के कार्यकाल को 8 वर्ष करने का सुझाव दिया था। तो अपने याद कर सकते हैं कि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय बताई और 4 वर्ष कार्यकाल, दो दूनी चार, और यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी वी के राव ने 4 स्तरीय इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की बात कही थी और पंचायतों का कार्यकाल इन्होंने 8 वर्ष बताया था। अब हम बात करते हैं एम.एल. सिंघवी की। एम.एल. सिंघवी समिति 1986, इन्होंने मुख्य सुझाव दिया था। एक तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। एक तो इन्होंने, तो प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किसने की थी? एम.एल. सिंघवी समिति 1986 ने की थी। ठीक है। एक इन्होंने कहा था कि पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। ग्राम सभा के गठन की बात कही थी इन्होंने, और चुनाव गैर दलीय आधार पर हो। तो देखो अपने थोड़ा कंपेरिजन करते हुए याद करना है। बलवंत राय मेहता समिति का अपने यही याद करना है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के गठन की इन्होंने बात की थी। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1959 के अंदर बगदरी नागौर से। ठीक है। अशोक मेहता का अपने क्या याद करें, 1977 के अंदर द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था गठन की बात कही थी। 4 वर्ष का कार्यकाल की बात कही थी। ठीक है। और उसके बाद में हमने बात की वी के राव समिति 1985 के अंदर, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की बात कही थी और कार्यकाल 8 वर्ष बताए थे इन्होंने। ठीक है। और एम.एल. सिंघवी ने 1986 के अंदर सबसे पहले इन्होंने पंचायत स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी और ग्राम सभा के गठन की बात कही थी और पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पे हो। पी के थुंगन 1988 के अंदर, इन्होंने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, सबसे पहला पूछे तो पहले हमें एम.एल. सिंघवी देना है क्योंकि उन्होंने पहले इस चीज़ की सिफारिश की थी। एम.एल. सिंघवी ऑप्शन नहीं आया तो पी के थुंगन देने 1988। एक उन्होंने पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का बताया था। ठीक है। 5 वर्ष का हो ऐसी सिफारिश की थी। सादिक अली समिति 1964 का गठन किया गया राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए। तो देखो भाई, सादिक अली समिति 1964 का गठन राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए। तो ये राजस्थान से संबंधित है सादिक अली समिति। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पंचायती राज का। तो देखो भाई, स्थानीय स्वशासन है वो उसके दो स्तर, दो भाग हैं उसके। एक तो पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकाय है। ठीक है। पंचायत राज के 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर पर, पंचायत समिति और जिला परिषद। जबकि जो नगर निकाय हैं उनके पॉपुलेशन के हिसाब से 3 पार्ट बना दिए उनके, यानी सबसे कम जनसंख्या के ऊपर है नगर पालिका, फिर नगर परिषद, और फिर अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंदर है वहाँ पर नगर निगम। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पंचायत राज संबंधित यहाँ पर अपने को अनुच्छेद याद करना है। इनमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है, ये अपने को याद करना है। आगे चलते हैं हम, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो हम पहले पढ़ चुके, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जिसका गठन किया गया था, उसकी सिफारिश के आधार पर पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्टार्टिंग कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को हुई। कहाँ से हुई? बगदरी नागौर से हुई। बगदरी नागौर राजस्थान से हुई। पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य है अपना राजस्थान, और दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य आएगा इसके अंदर आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट याद कर लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने वाली, स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उस टाइम अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो याद कर सकते हैं कि 1956 के अंदर राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। और 1959 के दौरान भी वही राज्यपाल थे। और उस समय अपने मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये हमने पढ़ लिया। पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश था। पहला राजस्थान था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा, एम.एल. सिंघवी समिति 1985 ने 1986 और पी के थुंगन समिति 1988। इन दोनों ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अब हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया। तो भाई देखो, अपने को दो चीज़ें याद करनी है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत तो पंचायत राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही
इन्होंने जो ये अपने क्या बोलते हैं नगर निकाय है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोनों 73वें 74वें संविधान संशोधन है क्रम से दोनों 1992 में ही आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके साथ 1992 डेट आएगी, 1992 के अंदर इसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? सबसे पहले कर्नाटक के अंदर लागू किया गया था, मई 1993 के अंदर। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज चुनाव करवाने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है नहीं अपने राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो। प्रधानमंत्री जिसके कार्य, ये महत्वपूर्ण है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया? 1959 में। किसके कार्यकाल में? प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उस टाइम और उसमें मुख्यमंत्री था मौलाना सुखाड़िया। जबकि पंचायती राज संस्थाओं को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 के अंदर, तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। सभी राज्यों को स्थानीय शासन के अंतर्गत अपने अपने राज्यों में जरूरी बदलाव के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। भाई जिस प्रकार से आरटी 2009 है, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई थी और राज्यों को टाइम दिया था 1 वर्ष का कि 1 वर्ष के भीतर भीतर लागू करो। उसी प्रकार से ये स्थानीय शासन, जब ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया तो उसके बाद में सरकार ने 1 वर्ष का समय दिया था, 1 वर्ष के भीतर भीतर भाई अपने अपने जो भी कानून है उनके अंदर जरूरी बदलाव करके और इसको संवैधानिक दर्जा इसको माला प्रदान किया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल प्रतिवर्ष, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज ये जो संस्था है इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस वजह से 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद कर सकते हैं कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और 24 अप्रैल को, ठीक है, यानी 10 दिन बाद में पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये संविधान में कहाँ वर्णित है? देखो भाई, संवैधानिक दर्जे का मतलब ये है कि उसका उल्लेख संविधान में होगा, तो संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो इसके लिए इसका उल्लेख है संविधान के भाग 9 में, अनुच्छेद 243 कैसे 243 अन्य तक। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो भाग याद करना है पहले तो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया, किस भाग में दिया गया? भाग 9 में। ठीक है, जबकि जो नगर निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा किस भाग में दिया गया? भाग 9A में। ठीक है, भाग 9A। ठीक है, यानी भाग 9 और भाग 9 का है, इनमें पंचायत और ये जो अब नगर निकाय है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 कै से अण् तक, इंग्लिश में बात करें तो ए से ओ तक। ठीक है, ये हो गया पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान में इस जगह वर्णित है। अब अगर अनुसूची की बात आएगी तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया उसका उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची के अंदर जो नगर निकाय है उनको उनका वहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, भाग 9 और भाग 9 कै में उल्लेख है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, पंचायत और नगर निकाय, इनको बिल्कुल जोड़े से अपने को याद करनी है सारी चीजें। अब देखो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्षेत्र संबंधी कितने विषय का उल्लेख है? 29 विषय का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची के अंदर 18 विषय का उल्लेख आएगा। अगला, पंचायत राज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? देखो भाई, एक तो राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जो अपने जो वित्त संबंधी जो मामले हैं कि भाई उनको पंचायतों को इनको इन संस्थाओं को कितना पैसा दिया जाएगा, इस सब संबंध के अंदर राज्य वित्त आयोग है, इसका गठन का प्रावधान किया गया था, ये इसके ऊपर निर्णय लेगा। एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपने स्थानीय स्वशासन के चुनाव ही संपन्न करवाता है और कोई चुनाव की उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। राज्य विधानसभा के जो चुनाव है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। एक नियमित रूप से 5 साल के अंदर चुनाव करवाना, ये सारी चीज़ थी। और एक एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और साथ में महिलाओं के लिए भी आरक्षण की 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्या पंचायती राज, अब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, क्या पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बिल्कुल दिया गया, ग्राम सभा को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब देखो, ग्राम सभा किसे कहते हैं? किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का जो समूह है वो ग्राम सभा कहलाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, मंडल, खंड या तालुका के नाम से जानते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद।
और इसकी सिफारिश की थी वो बलवंतराय मेहता ने ही की थी। मध्यवर्ती स्तर को हटाकर देखो भाई, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख से कम है, किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो मध्यवर्ती स्तर को हटाकर केवल 2 स्तरों का गठन भी किया जा सकता है। यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ठीक है, तो केवल अपने ग्राम पंचायत स्तर होगा और दूसरा होगा जिला परिषद। पंचायत समिति स्तर को हटा दिया जाएगा अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो। एक स्तरीय ग्राम पंचायत, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य कौन सा? तमिलनाडु है। और 4 स्तरीय अपनाने वाला पश्चिम बंगाल है। ये महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, इनको अपने को नहीं देखना है। अल्पसंख्यक वाला भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को आरक्षण कितना था? तो जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तो उस समय महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, जबकि वर्तमान के अंदर राजस्थान सहित कम से कम 20 राज्यों के अंदर पंचायती राज अधिनियम के अंदर इन संस्थाओं के अंदर महिलाओं का आरक्षण है 2009 के अंदर बढ़ा के 50% कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना, मूल पंचायती राज अधिनियम के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण था, जबकि वर्तमान के अंदर 50% आरक्षण दिया गया है, 2009 में दिया गया था। जबकि जो नगर निकाय है वहाँ पर अब भी महिलाओं को 33% ही आरक्षण है, वहाँ पर 50% नहीं किया गया है। तमिलनाडु के अंदर आरक्षण को वहाँ पर 10 वर्ष के अंदर चक्रांत कर वहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि वहाँ पर अरुणाचल, भाई देखो हर स्टेट की अनुसूचित जातियों की स्थिति है वो अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के अंदर अनुसूचित जातियों को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। पंचायतों या नगर निकाय का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का होता है। अब देखो किसी पंचायत नगर निकाय के विघटन पर चुनाव करवाए जाएंगे। अगर मान लो किसी पंचायत का विघटन हो गया, नगर निकाय का विघटन हो गया, ठीक है, तो चुनाव 6 माह के अंदर होते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा या फिर विधानसभा का विघटन हो जाता है, 6 माह में चुनाव होते हैं, उसी प्रकार से पंचायत या नगर निकाय के विघटन के बाद भी 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, विघटन पश्चात पुनः निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? अगर मान लो 2 साल बाद में कोई पंचायत है वो मान लो उसका विघटन हो गया, ठीक है, वो भंग हो गई, तो उसके बाद में जो नई पंचायत का चुनाव होगा उसका कार्यकाल वो शेष समय के लिए होगा, ना कि 5 वर्ष के लिए। यानी कि 5 वर्ष में 2 साल कार्यकाल उनका हो चुका था, फिर मान लो कि 3 साल का बचा तो 3 साल उनका कार्यकाल होगा, ठीक है। यानी जो आम चुनाव है वो उसी टाइम पे होंगे जिस टाइम होने थे, ठीक है। यानी अगर विघटन के पश्चात पुनः निर्वाचित जो पंचायत होगी उसका कार्यकाल शेष समय के लिए होगा, जितना समय 5 साल में से बचा हुआ है उसके लिए। पंचायत चुनाव नगर निकाय के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। यानी कि चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए वह 21 वर्ष है। अनुच्छेद 241 आई के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। भाई राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कितने वर्ष के लिए करेगा? 5 वर्ष के लिए करेगा, और अनुच्छेद 241 आई के तहत, ठीक है। वित्त आयोग के मुख्य कार्य क्या है? पंचायतों नगर निकायों की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करके राज्य सरकार को उपयुक्त प्रस्ताव देना। जिस प्रकार से अपने केंद्रीय वित्त आयोग होता है उसका कार्य ये होता है कि भाई विभिन्न राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा, उसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग का कार्य यही है कि पंचायत या फिर नगर निकाय है इनकी वित्तीय स्थिति को जांच करके और राज्य सरकार को उपयुक्त प्रस्ताव देना कि भाई कितना इनको हिस्सा देना है। पंचायत और नगर निकाय को चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अभी हमने बात कर ली, राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, और राज्य निर्वाचन आयोग के पास कोई कार्य नहीं होता, केवल इनका चुनाव करवाना होता है। जबकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है वो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, राज्य का जैसे महाधिवक्ता हुआ और राज्य निर्वाचन आयुक्त हुआ, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जबकि केंद्रीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या है भाई? तो पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना और पंचायत चुनाव का संचालन करना, अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण करना। निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं ना, उसके समान ही। देखो भाई भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका जो अध्यक्ष है उसको हटाने की प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जैसे है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से हटाने की प्रक्रिया है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होगी। पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायत चुनाव संबंधी जो विवाद हैं उसके अंदर न्यायालय हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं कर सकता है, और इन चुनावों की ऑडिट भी नहीं होती है। केरल में विधायक व सांसद केवल ग्राम सभा, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखो, पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है।
ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 पैसा का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज अधिनियम 1992 का लाभ आदिवासी तक पहुंचना। अब भाई ये अपना पंचायती राज व्यवस्था हो गई थी, वीडियो अपना बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो नगरीय प्रशासन है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो अपन अगले टॉपिक में लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा 24 तारीख को पूरी एसएसटी को 2.5 घंटे के अंदर, देखो लाइव में नहीं आ सकता, न मेरे पास में अपने वाईफाई की सुविधा है, न मेरे पास में डिजिटल बोर्ड वगैरह है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऑडियो चैट के माध्यम से पूरे एसएसटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो आप अलर्ट रहना 24 तारीख को। जय हिंद, जय भारत।